आपने कभी सोचा है कि बहुत से नए स्टार्टअप्स जिनके पास शानदार आइडियाज होते हैं वो अपनी ही कामयाबी के बोझ तले क्यों दब जाते हैं? हम्म। होता यह है कि उनका प्रोडक्ट वायरल हो जाता है, वेबसाइट पर अचानक लाखों लोग आ जाते हैं, और बूम, सिस्टम क्रैश हो जाता है। उनकी टेक्नोलॉजी इतने बड़े ट्रैफिक के लिए तैयार ही नहीं थी। और ये कहानी हमें बार बार सुनने को मिलती है तो एक अच्छी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और ये एक तरह की रेस है। एक तरफ है मार्केट की डिमांड जो कहती है जल्दी करो, प्रोडक्ट लॉन्च करो, और दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के नियम जो कहते हैं सही से बनाओ वरना सब टूट जाएगा। सही बात है। इसी रेस के बीच में आज हम बात कर रहे हैं जैंगो की। ये पाइथन पर बना एक बहुत पॉपुलर वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इस रेस को जीतने में कैसे मदद कर सकता है, या फिर अगर इसे सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये रेस हरवा भी सकता है। यही तो मुद्दे की बात है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत दिलचस्प लेख है जिसका टाइटल है जैंगो एंड द आर्किटेक्चर ऑफ स्केलेबल वेब डेवलपमेंट। आज हमारा मिशन ये जानना है कि 2026 और उसके बाद भी जैंगो एक स्मार्ट चॉइस क्यों है, और इससे भी जरूरी वो कौन सी छिपी हुई गलतियां हैं जो डेवलपर्स करते हैं और जो बाद में बड़े सिरदर्द का कारण बनती हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज की डिजिटल दुनिया में एप्लीकेशंस को पहले दिन से ही ग्लोबल स्केल पर सोचना पड़ता है। बिल्कुल। आपका पहला यूजर दिल्ली में हो सकता है और 100 कैलिफोर्निया में। ऐसे में जैंगो जैसे फ्रेमवर्क का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। लेकिन लेख एक बात पर बहुत जोर देता है, सफलता सिर्फ सही टूल चुनने से नहीं मिलती, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यहीं से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की भूमिका शुरू होती है। तो इसी से शुरू करते हैं। आज इतने नए फैंसी फ्रेमवर्क आने के बाद भी जैंगो इतना पॉपुलर क्यों है? मतलब डेवलपर्स आज भी इसे क्यों चुनते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जैंगो आपको एक मजबूत बैटरी इंक्लूडेड स्टार्ट देता है। बैटरी इंक्लूडेड मतलब इसमें कई जरूरी चीजें पहले से ही बनी बनाई मिलती हैं, जैसे एक बहुत मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम जो आम वेब हमलों से बचाता है, एक शानदार एडमिन पैनल जो आपको बॉक्स भर से बाहर मिलते ही काम करने लगता है, और इसका ORM। एक मिनट, ये ORM शब्द मैंने बहुत सुना है। लेख में भी इसका जिक्र है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट को आसान बनाता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। एक डेवलपर के लिए ये क्यों जरूरी है? इसे आप एक ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं। डेवलपर अपनी भाषा यानी पाइथन में बात करता है और डेटाबेस अपनी भाषा यानी SQL में। ओके। ORM इन दोनों के बीच में खड़ा होकर बातचीत कराता है। तो डेवलपर को डेटाबेस की गहरी टेक्निकल डिटेल्स में उलझना नहीं पड़ता। वो सीधे पाइथन कोड से ही डेटाबेस में जानकारी सेव कर सकता है या निकाल सकता है। अच्छा। इससे काम बहुत तेज और गलतियों से मुक्त हो जाता है। समझ गई। तो जांगो आपको एक मजबूत फाउंडेशन देता है। लेकिन मैंने कई जांगो वेबसाइट्स देखी हैं जो बहुत धीमी चलती हैं। यस। अगर फ्रेमवर्क इतना अच्छा है तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? और यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जांगो इस्तेमाल कर लिया तो स्केलेबिलिटी अपने आप मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। फ्रेमवर्क आपको एक स्पोर्ट्स कार दे सकता है, पर चलाना तो आपको ही सीखना होगा। सबसे आम गलतियां होती है डेटाबेस के लेवल पर। डेटाबेस में हाँ, लोग ठीक से इंडेक्सिंग नहीं करते या बहुत जटिल क्वेरीज लिखते हैं जो सिस्टम को धीमा कर देती हैं। दूसरी बड़ी गलती है कैशिंग को नजरअंदाज करना। कैशिंग हर बार डेटाबेस से जानकारी लाने के बजाय जो जानकारी बार बार इस्तेमाल होती है उसे कैश में रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बड़े ट्रैफिक के समय बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। ये बात समझ में आती है। मतलब लोग टूल को दोष देते हैं, ये नहीं देखते कि वो उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज तो हर कोई क्लाउड पर है। सबको लगता है कि क्लाउड स्केलिंग की सारी समस्याओं का हल है। ट्रैफिक बढ़ा, कोई बात नहीं, AWS या Azure पर जाकर कुछ और सर्वर जोड़ दो। क्या ये इतना आसान है? कागज पर तो है, लेकिन असलियत में नहीं। यही तो लेख का एक और मजबूत पॉइंट है। आप खराब आर्किटेक्चर के ऊपर कितने भी सर्वर फेंक दें, वो उसे ठीक नहीं कर सकता। अच्छा। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिंक्रोनस प्रक्रियाओं पर निर्भर है। सिंक्रोनस प्रक्रिया? क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए आप एक बैंक में हैं जहां सिर्फ एक ही कैशियर है। वो एक ग्राहक का काम पूरा करने के बाद ही दूसरे से बात करता है। ठीक है। अब बाहर चाहे 10 लोगों की लाइन हो या 100 की, कैशियर की रफ्तार तो उतनी ही रहेगी। यही सिंक्रोनस प्रोसेस है। एक काम खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। समझ गए। अगर आपकी वेबसाइट ऐसे काम करती है तो ज्यादा सर्वर जोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर सर्वर पर रिक्वेस्ट एक लाइन में ही लगी रहेगी। वाह। और इसका उल्टा क्या होगा? एसिंक्रोनस। एग्जैक्टली। एसिंक्रोनस को आप एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह समझ सकते हैं। वो एक टेबल से ऑर्डर लेता है, किचन में देता है,
फिर दूसरे टेबल पर पानी सर्व करता है और फिर तीसरे टेबल से बिल लेता है। मतलब एक साथ कई काम मैनेज कर रहा है। हाँ, वो एक साथ कई काम मैनेज कर रहा है। आज की मॉडर्न एप्लीकेशंस को इसी तरह काम करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा ट्रैफिक संभाल सकें। जांगो इसे सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सोच समझकर इसे लागू करना पड़ता है। तो जो गलतियां हम आज कर रहे हैं वो कल जाकर बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है जो आजकल बहुत चर्चा में है, टेक्निकल डेट। टेक्निकल डेट। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई फाइनेंशियल टर्म हो, लेकिन इसका कोडिंग से क्या लेना देना है? इसका कोडिंग से बहुत गहरा लेना देना है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने घर बनाते समय जल्दी और सस्ते में काम निपटाने के लिए सस्ती वायरिंग इस्तेमाल कर ली। ओके। शुरू में घर तो बन गया, लेकिन कुछ साल बाद जब आपको नया एसी लगाना होता है तो इलेक्ट्रीशियन कहता है कि पूरी वायरिंग बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये लोड नहीं संभाल सकती। अरे बाप रे। यही होता है कोड के साथ। जल्दी जल्दी में लिए गए शॉर्टकट या खराब डिजाइन बाद में हर छोटे बदलाव को एक बड़े और महंगे प्रोजेक्ट में बदल देते हैं। यही तकनीकी कर्ज है और इसका ब्याज होता है धीमी डेवलपमेंट और इनोवेशन की मौत। क्या कमाल का उदाहरण है। तो जो शॉर्टकट आज आपका समय बचा रहे हैं वो कल आपका भविष्य खा जाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सिर्फ स्पीड का मामला नहीं होगा, सुरक्षा का भी होगा। बिल्कुल। जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ी होती है वो हैकर्स के लिए एक बड़ा टारगेट बन जाती है और आज के साइबर हमले बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। जांगो में एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी आम कमजोरियों से सुरक्षा के लिए पहले से ही उपाय हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डेवलपर कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती कर दें या अपनी लाइब्रेरीज को समय पर अपडेट ना करें तो ये सुरक्षा उपाय बेकार हो सकते हैं। मतलब फ्रेमवर्क आपको ताला तो देता है, लेकिन चाबी कहाँ रखनी है ये आपकी जिम्मेदारी है। सही पकड़ा। मुझे एक टीम याद है जिसने अपनी डिपेंडेंसीज को 6 महीने तक अपडेट नहीं किया था। उनका तर्क था, सब ठीक चल रहा है, क्यों छेड़ें? हाँ, ये तो आम बात है। फिर एक दिन एक छोटी सी लाइब्रेरी में एक खामी का फायदा उठाकर हैकर्स ने उनका पूरा यूजर डेटाबेस कॉपी कर लिया। वो छोटा सा काम ना करने की कीमत उन्हें बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह सोचती हूँ। मेरे लिए तो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स ही मंत्र होता है। अगर मैं शुरू से ही परफेक्ट आर्किटेक्चर बनाने में 6 महीने लगा दूंगी तो शायद मार्केट में कोई और आ जाएगा। क्या ये जल्दबाजी एक जरूरी बुराई नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही वो दुविधा है जिसमें हर टेक कंपनी फंसी होती है। लेख भी यही कहता है कि शुरू में रफ्तार जरूरी है, तो फिर? लेकिन एक सीमा के बाद अगर आप आर्किटेक्चर पर ध्यान नहीं देते तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपका यूजर बेस अचानक बढ़ता है तो आपकी एप्लीकेशन बार बार डाउन होने लगती है, यूजर्स का भरोसा टूटता है और फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, पूरी एप्लीकेशन को नए सिरे से बनाना, जिसे द ग्रेट रीराइट कहते हैं। और मैंने सुना है कि ये किसी भी कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। बुरे सपने से भी बदतर। इसमें ना सिर्फ महीनों या सालों का समय और करोड़ों रुपए लगते हैं, बल्कि इस दौरान आप कोई भी नया फीचर नहीं बना सकते। ओहो! आपका बिजनेस पूरी तरह रुक जाता है जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पर डेवऑप्स जैसी प्रैक्टिसेस मदद करती हैं। डेवऑप्स? निरंतर इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, मतलब CI/CD पाइपलाइन, स्वचालित परीक्षण और निगरानी। ये सब तरीके हैं तेजी से आगे बढ़ने के, लेकिन सुरक्षा के साथ। ये आपको रफ्तार और अनुशासन के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। ये तो डरावनी तस्वीर है। ऐसा लगता है कि जैंगो पुराने तरीकों में फंसा हुआ है और डेवलपर्स गलतियां करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन क्या ये फ्रेमवर्क भी इस प्रॉब्लम को देख रहा है? क्या इसमें कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो इन खतरों से लड़ने में मदद कर सकें? हाँ, और यहीं पर कहानी एक सकारात्मक मोड़ लेती है। जैंगो कम्युनिटी बहुत एक्टिव है और वो इन चुनौतियों को समझती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैंगो चैनल्स। इसके जरिए जैंगो में एसिंक्रोनस फीचर्स जोड़े गए हैं। एसिंक्रोनस मतलब अब आप चैट सिस्टम, लाइव नोटिफिकेशंस और रियल टाइम डैशबोर्ड जैसी चीजें आसानी से बना सकते हैं, जो पहले जैंगो में एक चुनौती हुआ करती थी। अच्छा, तो ये उसी वेटर वाले उदाहरण की तरह है जो एक साथ कई काम कर रहा था। काफी भारी शब्द है। हाँ, ये फैंसी शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब सीधा है। आपकी एप्लीकेशन को एक ऐसे मजबूत सिस्टम में चलाना जो ट्रैफिक बढ़ने पर अपने आप एडजस्ट हो जाए। ये टेक्नोलॉजी जैंगो को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने में मदद करती है। लेकिन लेख में एक ऐसे फायदे का जिक्र है जो शायद इन सबसे बड़ा है, और वो है AI इंटीग्रेशन। हाँ, और मेरे हिसाब से यही जैंगो का असली तुरुप का है। ये एक गेम चेंजर है।
गेम चेंजर क्यों? Django की सबसे बड़ी ताकत शायद फ्रेमवर्क खुद नहीं, बल्कि ये है कि ये पाइथन पर बना है, और पाइथन आज एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया का बादशाह है। सही बात है। Django का टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी एआई लाइब्रेरीज के साथ इतनी आसानी से काम करना इसे एक जबरदस्त बढ़त देता है। रुकिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक वेब डेवलपर जो एआई एक्सपर्ट नहीं है, वो भी अपनी Django एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ सकता है? काफी हद तक हाँ। सोचिए, एक ई-कॉमर्स साइट जो आपके पिछले व्यवहार के आधार पर आपको रियल टाइम में प्रोडक्ट्स सुझाती है, या एक लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म जो डिलीवरी रूट्स को अपने आप ऑप्टिमाइज करता है। वाह! ये सब अब संभव है क्योंकि आपका वेब फ्रेमवर्क और आपकी एआई लाइब्रेरी एक ही भाषा बोलते हैं। Django की असली ताकत सिर्फ फ्रेमवर्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पाइथन इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है। ये तो वाकई बहुत मजबूत पॉइंट है। तो अगर कोई टीम आज एक नया Django प्रोजेक्ट शुरू कर रही है या किसी पुराने प्रोजेक्ट को सुधारना चाहती है, तो उनके लिए मुख्य व्यावहारिक सलाह क्या होगी? वो आज क्या कर सकते हैं ताकि कल उन्हें पछताना न पड़े? लेख में कुछ बहुत अच्छी सलाह दी गई है। पहला, अपनी एप्लीकेशन को शुरू से ही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में डिजाइन करें। मॉड्यूलर मतलब उसे छोटे-छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटें। ये आपको भविष्य में माइक्रो सर्विसेज की तरफ जाने में मदद करेगा। दूसरा, एक एपीआई फर्स्ट रणनीति अपनाएं। एपीआई फर्स्ट मतलब आपकी एप्लीकेशन का कोर लॉजिक एपीआईज के जरिए काम करे। तीसरा, कैशिंग लेयर्स, डेटाबेस इंडेक्सिंग और एसिंक्रोनस टास्क क्यू जैसी तकनीकों को पहले दिन से लागू करें। इन्हें बाद के लिए न टालें। ये तो हुई तकनीकी बातें, लेकिन क्या ये सिर्फ कोडिंग का मामला है? बिल्कुल नहीं, और ये सबसे जरूरी बात है, ये एक कल्चरल बदलाव भी है। अच्छा। आपकी टीम में निरंतर सीखने का माहौल होना चाहिए। डेवलपर्स को Django की नई बेस्ट प्रैक्टिसेस और सुरक्षा दिशा निर्देशों से अपडेटेड रहना होगा। नियमित रूप से प्रदर्शन परीक्षण करें ताकि आपको पता चले कि आपकी एप्लीकेशन कितना लोड सह सकती है। ये जरूरी है। और निगरानी उपकरणों में निवेश करें ताकि कोई भी समस्या बड़ी होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। असल में ये तकनीकी अनुशासन और रणनीतिक योजना का संगम है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य संदेश ये है, स्केलेबल वेब डेवलपमेंट अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। सही है। Django एक बहुत मजबूत ढांचा प्रदान करता है, लेकिन ये कोई जादुई समाधान नहीं है। रेस जीतने के लिए आपको एक अच्छी कार यानी Django के साथ साथ एक कुशल ड्राइवर मतलब आपकी टीम और एक स्मार्ट रणनीति यानी आर्किटेक्चर की भी जरूरत है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अंत में भी यही बात कही गई है। सवाल ये नहीं है कि Django स्केल कर सकता है या नहीं, वो कर सकता है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या संगठन उस पर जिम्मेदारी से निर्माण करने के लिए तैयार हैं? और भविष्य में सर्वरलेस कंप्यूटिंग और एज डिप्लॉयमेंट जैसे ट्रेंड्स स्केलेबिलिटी के मानकों को और भी बदल देंगे। हम देख रहे हैं कि कुछ आगे की सोच रखने वाली कंपनियां अब हाइब्रिड मॉडल बना रही हैं। हाइब्रिड मॉडल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो Django की स्थिरता और मजबूती को एक कोर के रूप में इस्तेमाल करती हैं अपने एडमिन पैनल, यूजर मैनेजमेंट और मुख्य बिजनेस लॉजिक के लिए। और बाकी कामों के लिए? और फिर उसके साथ हल्के स्वतंत्र माइक्रो सर्विसेज को जोड़ती हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले काम संभालते हैं, जैसे रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग या नोटिफिकेशंस। ये दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ पाने जैसा है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा के आधार पर एक बात जो सोचने लायक है, क्या Django जिसे पारंपरिक मजबूत फ्रेमवर्क का भविष्य इसी हाइब्रिड मॉडल में है, जहां वे एक विश्वसनीय कोर के रूप में काम करते हैं, जबकि हल्के माइक्रो सर्विसेज नई सुविधाओं और चरम स्केलेबिलिटी को संभालते हैं? किसी भी संगठन के लिए स्थिरता और लचीलेपन के बीच ये सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?